A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पर्म इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, क्योंकि अगर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो इससे पहले हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। सो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखने से पहले एक बार हमें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंडर में आ रहा है। तो वो अंडर में आ रहा है हमारे गैमेटोजेनेसिस के अंडर में। ठीक है, तो गैमेटो मीन्स क्या होता है? गैमेट्स मीन्स स्पेशल सेल्स, जो कि हम दो ही सेल्स को गैमेट्स बोलते हैं, दैट इज ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे गैमेट्स। जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन के सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आप कंप्लीटली देखें तो कैसे बन रहा है? दो पोर्शन से बन रहा है स्पर्म। ठीक है, जेनेसिस। ठीक, तो स्पर्म बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ द जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो अब हमें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनता है, सभी जानते हैं। कब बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, वो हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हो किस में रहा है ये सारा फिनोमेना, किसके अंदर हो रहा है? मैंने आपको अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता चुकी हूँ कि सेमिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। ये हम स्क्रोटम को अगर कट करेंगे तो अंदर हमारा टेस्टिस निकलेगा। टेस्टिस के अंदर क्या निकलेगा? टेस्टिस के अंदर निकलेगा ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट ऑल नोन एज सेमिनिफेरस। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स। तो अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है हमारा स्पर्म। ठीक, ओके, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हमने कट कर दिया, अब मैं इसको दिखा रही हूँ आपको कट पोर्शन, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको अभी हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद इंटरनली हमारा जो टेस्टिस है वो इस तरह से, जो सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस एक ट्यूब को हमने काटा है। यहाँ पे देखिए ट्यूब है, इस एक ट्यूब को जब हमने काटा है तो वो ट्यूब अंदर से ऐसे दिखती है। ठीक है, इस तरह की दिखती है। तो इस ट्यूब्यूल का जो आसपास का एरिया है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये देखिए, ये जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये जर्म दे रही है, किसी चीज को जन्म दे रही है, तो जर्मिनल एपिथेलियम हम कह सकते हैं इसे। ओके, स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं प्रोडक्शन बताऊंगी तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का वहां पे इंपॉर्टेंस है, इस वजह से मैं स्ट्रक्चर आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर हम प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम आप समझ गए। हमने एक ट्यूब को काटा, इसकी एक ट्यूब निकाली, उसको कट किया। कट करने पे जो एज पोर्शन आया, जो किनारे वाला पोर्शन आया, उसको हमने बोल दिया जर्मिनल एपिथेलियम। अब जो हमारा ये तो ठीक है, आपने देख लिया। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होता किससे, कंप्लीट कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हो कैसे रहा है? तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने फीमेल में देखा था, यही 3 प्रोसेस फीमेल में भी हो रहे थे, मेल में भी यही 3 प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बन रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया फेस, ग्रोथ फेस हो गया एंड मैच्योरेशन फेस हो गया। तो पहले चीजें मल्टीप्लाई होंगी, फिर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वो प्रॉपर मेच्योर होके स्पर्म बना देंगी। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेस। सो मल्टीप्लिकेशन फेस में सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब हम 13-14 ईयर के हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं, वॉइस चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एज हमारी आ जाती है। ठीक,
तो मेल्स में सेक्सुअल चेंजेस होने लगते हैं, वॉइस चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, चेस्ट की कैविटी इंक्रीज हो जाती है, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। सो यहाँ पे हम अभी जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो प्यूबर्टी एज में क्या हुआ, वही 13 से 14 एज में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, जिसको हम स्टार्टिंग का डिवीजन बोलते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन में हुआ क्या, दो तरह से सेल डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सेल्स है ना, जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं, इन सेल्स को हम जर्मिनल सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम से, जो हमारी ये वाली जर्मिनल एपिथेलियम है, इससे डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। तो ये जर्मिनल सेल्स हैं। इन्हीं सेल्स के, यही सेल्स क्या कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, इन्हीं सेल्स में डिवीजन हो रहा है। अब ये जब सेल्स डिवाइड होंगे तो डिवाइड होके दूसरे सेल्स बनाएंगे। तो ये सेल्स जो है दो तरह के सेल्स बना रहे हैं, टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो हमारे ब्लू वाले सेल्स हैं, ये ही बने हैं, इन्हीं को हमने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया। तो ये दो तरह के सेल्स बनते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अब टाइप ए जो है वो क्या करते हैं, उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो आगे भी सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, समझ गए आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले, मान लीजिए मैं ये एग्जैक्टली आपको नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए ये हो गए हमारे टाइप ए, ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए ये वाली जो सेकंड लाइन हो गई, ये टाइप ए हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आगे के सेल्स बनाने में हेल्प करती रहेगी। और जो हमारे टाइप बी है, वो समझ लीजिए कोई भी सेल्स, आप ये वाली सेल्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि टाइप बी है, तो ये क्या करेंगे, ये स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे, समझ गए आप। टाइप ए का क्या फंक्शन है, सेल को डिवाइड करते रहेंगे, और टाइप बी क्या है, इसमें सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, पर जितने भी सेल्स बने हैं उनको वो स्पर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, टाइप बी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप बी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में अभी सब इतना ही है कि सेल्स का डिवीजन हो गया, सेल्स मल्टीप्लाई हो गए और दो पार्ट में डिवाइड हो गए, टाइप ए में और टाइप बी में। ये देखिए टाइप बी और टाइप ए, ओके। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट फेज आते हैं जो कि हमारा है ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में हम डिस्कस करेंगे टाइप बी वाले, क्योंकि वो ही ग्रो करके आगे चल के क्या बनेंगे, हमारे स्पर्म बनाएंगे, ओके। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब इन्होंने किया क्या, ये टाइप बी सेल्स हमारा बना था, ठीक है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल। हम सब जानते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरह के सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड वो होते हैं जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड वो होते हैं जो उसके जस्ट डबल होते हैं, डिप्लॉइड से बना डबल, ठीक है, जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में किसी भी मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बाद में कम होंगे, ठीक है, तभी तो मेल में 23 बचेंगे लास्ट में, और बाद में फीमेल से 23 आएंगे, मेल से 23 आएंगे और एक बेबी बनाएंगे। तो अभी तो ये 46 है, ये बाद में कम हो जाएंगे, ओके, वो सब हम देखते हैं अभी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या हुआ, ग्रोथ फेज में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म फिल हो गया। जब साइटोप्लाज्म फिल हो गया तो सेल्स का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है, सेल्स का साइज इंक्रीज हो गया, ग्रोथ होने लगी उसकी, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म हो गया, इंक्रीज द सेल्स के साइज इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे सेल के साइज के साथ साथ कुछ और चीज भी चेंज हुई। क्या चेंज हुई, पहली चीज तो हमारा न्यूक्लियस चेंज होने लगा, दूसरी चीज हमारा डीएनए चेंज होने लगा, ठीक है। तो डीएनए जस्ट डबल हो गया हमारा, ओके, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया और डीएनए डबल हो गया, इतना याद रखिए। अभी तक क्या हो रहा है, जो टाइप बी है वो डिप्लॉइड है, मैं बता चुकी हूँ, मतलब 46 क्रोमोसोम है इसके पास, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। डीएनए डबल हो गया, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो डीएनए को हम डिनोट करते हैं सी से, और क्रोमोसोम को हम डिनोट करते हैं एन से, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएनए डबल हो गया तो डीएनए भी पहले 2 था, 2C था, ठीक है, तो वो डबल होने की वजह से वो क्या बन गया, 4C बन गया, ये हो गया 4C आपका, ठीक। लेकिन हमारे क्रोमोसोम डबल नहीं हुए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पे मिलते हैं, बीच में मिलते हैं। ये पहले भी बीच में थे तो सिंगल थे, ठीक है, पहले ये सिंगल था ऐसे, तो बीच में था ये,
क्रोमोसोम हमारा सिंगल था, अभी भी ये बीच में सिंगल ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए डीएनए कहाँ मिलता है, हमारा टिप पे मिलता है, यहाँ पे डीएनए मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ डीएनए डबल हो गया, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बन गया, डीएनए एक और अपनी कॉपी बना ली डीएनए ने, और ये क्या हो गया, डबल हो गया, डबल डीएनए हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो डीएनए का जो वो है वो डबल हो गया। ओके, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर हमारा खत्म हो गया। ग्रोथ फैक्टर में क्या हुआ, हमारा डीएनए डबल हो गया। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था, सॉरी, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ही था, हाँ मल्टीप्लिकेशन था, उसमें हमारा क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म फिल हो गया था, और ग्रोथ फेज में हमारा क्या हुआ, डीएनए डबल हो गया। हमेशा याद रखिएगा, डीएनए डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए डबल होने की वजह से और न्यूक्लियस के इंक्रीज होने की वजह से, ये देखिए न्यूक्लियस कितना बड़ा हो गया और डीएनए भी डबल हो गया। तो इस प्रोसेस को, इस मतलब सिचुएशन को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो हमारा नया स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब आते हैं हमारा थर्ड वन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। सो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो मैच्योरेशन फेज, अब जो जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं, अब उनको प्रॉपर मेच्योर होना है, ठीक है, जिससे कि वो पूरा कंप्लीट फंक्शन कर सके, ठीक। तो प्राइमरी हमारा स्पर्मेटोसाइट बन चुका था। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करना है, अपने आप को वेल मेच्योर करना है। तो वेल मेच्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ। मियोसिस स्टार्ट हो गया, प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए मियोसिस स्टार्ट हो गया। अब मियोसिस में हम सब जानते हैं कि लास्ट में 4 सेल स्टेज बनती हैं, ठीक है। तो मियोसिस में हुआ क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम, ठीक है, डिप्लॉइड, और 4c हो गया था। 4c हमारा डीएनए है, 2c से 4c कन्वर्ट हो गया था, डबल हो गया था। अब जब इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है, अब सेल डिवीजन हो रहा है, तो इस सेल ने जब अपने आप को डिवाइड किया, तो एक सेल इसके थ्रू ये बना और एक सेल इसके थ्रू ये बना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जब सेल डिवाइड होगा तो उसके अंदर का मटेरियल भी डिवाइड होगा, है ना। तो ये 2n से बन गया 1n, और ये 4c से बन गया 2c, यानी कि यहाँ पे अब कितने क्रोमोसोम बचे, 23, 46 के जस्ट हाफ, क्योंकि ये 2 से 1n हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डीएनए जो पहले था वही पहले वाला डीएनए फिर से हो गया। सेम इसके पास भी हुआ, पहुंचा 23 क्रोमोसोम इसके पास पहुंचे, और हमारा डीएनए जस्ट हाफ हो गया। क्लियर हुआ। अब इन दोनों ने भी अपने अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने फिर से अपने आप को डिवाइड किया, तो अब ये और कम हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम कम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम हमारा मिडिल में है, ठीक है। तो हमारा क्रोमोसोम कम नहीं हो रहा है, जितना था उतना है, ठीक है। 1 पेयर क्रोमोसोम है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 पेयर हो गया क्रोमोसोम का, ठीक। तो डीएनए कम हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा डीएनए, देखिए ये वाला एक्स्ट्रा डीएनए था, इन दोनों के पास से हट गया, है ना। क्यों हट गया, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा वाला डीएनए दूसरे सेल को दे दिया। आप समझ रहे हैं, जो पूरा हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसने मियोसिस डिवीजन स्टार्ट किया। मियोसिस में उसने अपने आप को फिर से डिवाइड किया, फिर से डिवाइड करने पर चीजें हाफ हो गई, 2n से 1n हो गया, 4c से 2c हो गया दोनों में, ठीक है। फिर दोनों सेल्स ने फिर से अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है। तो n तो सेम रहा, क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुए, क्रोमोसोम का 1 पेयर यहाँ पे है। मैं यहाँ पे 26 क्रोमोसोम तो नहीं दिखा सकती, मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 2 ही क्यों बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ऑलरेडी हैं, लेकिन डीएनए कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डीएनए दिख रहा था वो हट गया है। सेम इस सेल्स में भी इसने किया है, ठीक है, 1n 1c हो गया। इसने भी सेम फंक्शन किया है, 1n 1c इनके पास भी हो गया, 1n 1c इनके पास भी हो गया। इस सिचुएशन को, इस 4 सेल डिवीजन को हम बोलते हैं स्पर्मेटेड, ठीक है, स्पर्मेटेड। ये रहा, ओहो, इस 4 सेल डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटेड। और यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो गए, हमारे पास 23 क्रोमोसोम हो गए। तभी तो बोलते हैं कि अब जब ये स्पर्म बनेगा ना, तो उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये सेल जो है अब ये स्पर्म में चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और स्पर्म बना देंगे।
आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी टफ है। अब हम देखने वाले हैं कि स्पर्म कैसे बन रहा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनटू द स्पर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं किसकी, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म की। तो हमारे पास 1N1C बचा था 23 क्रोमोसोम वाला, है ना, जिसमें हमारे 4 सेल हुई थी, डिवीजन हुआ था। अब इसमें ऐसा क्या चेंज होगा, हम सब जानते हैं कि स्पर्म देखिए की लेंथ लंबी होती है, उसके पास एक टेल भी होती है, उसके पास हेड होता है, नेक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये तो सर्कुलर मोशन में है, इसके पास ना टेल है ना हेड है, कुछ भी नहीं है। तो इसको अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर ये चेंज करेगा और एक प्रॉपर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सम मटीरियल विल बी डिसअपियर, ठीक है, टू मेक द प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली है कि इसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत हैवी है ये। तो इसने सोचा कि मैं अपने आप को लाइट कर लूं, ठीक है, जिससे कि मैं एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दूं। जैसा कि हम लोग की मान लीजिए वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वेट बहुत ज्यादा है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोलू मोलू सा होता है, ठीक है। तो हम पहले टेडी बियर की तरह हो जाते हैं, फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो हमारे एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन जाता है बारबी डॉल की तरह। सेम इसने भी सोचा कि मैं बहुत गोलू मोलू सा हूँ और ना इधर मूव कर सकता हूँ ना इधर मूव कर सकता हूँ, मैं तो बहुत लेजी हूँ, तो मैं अपने आप को चेंज करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसने क्या किया, अपने फैट को, आई मीन फैट ना बोलिएगा, इसने अपनी एक्स्ट्रा चीजों को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इसका न्यूक्लियस था जो बहुत साइज में बढ़ गया था, मैंने आपको बताया था कि साइज में काफी बढ़ गया है, उसने अपने न्यूक्लियस को साइज को थोड़ा कंपैक्ट किया, मतलब उस कंस्ट्रिक्ट किया, साइज थोड़ा सा छोटा किया, टाइट किया, ठीक है। टाइट करने के बाद क्या हुआ, फिर उसने बहुत सारी चीजों को हटा दिया अपने पास से, आरएनए को हटा दिया, उसकी नीड नहीं थी। जो न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, उसको भी हटा दिया, ठीक है। एसिडिक जितने भी प्रोटीन्स एसिडिक थे वो सारी चीजें हटा दी क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हटाने के बाद उसका अच्छा सा फिगर बन गया, ठीक है। और इसने क्या किया, सेंट्रियोल जो है इसका जो सेंट्रल पार्ट में था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये वाला जो पोर्शन है, आई थिंक क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, पर आप समझ लीजिए कि सेंट्रियोल पहले जो है उसके अंदर था। उस सेंट्रियोल ने अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल, ये वाला जो है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल है। इस सेंट्रियोल ने अपनी लेंथ को नीचे खिसका दिया, नीचे शिफ्ट, अपने आप को नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसको टेल बनानी थी, ठीक है। तो सेंट्रियोल एक पार्ट है जिसने अपने आप को नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको टेल बनानी थी। फिर क्या हुआ, जो नेक था लेटर ऑन, फिर बाद में हुआ क्या, नेक बना, मिडिल पीस बना, ठीक है, प्रिंसिपल पीस बना। ये सारे वर्ड्स ना मैं अभी आपको आगे डिस्कस करती हूँ, जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बन गई और लास्ट में क्या हुआ, इन सबके कॉम्बिनेशन से एक टेल बनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म के लिए। अगर स्पर्म की टेल वीक हो ना तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा और ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो टेल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर उसके बाद उसका हेड बना, हेड बनने के बाद अपर पोर्शन बना जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अगर आपको सुनना है तो आप सुन लो अभी कि एक्रोसोम करता क्या है, कि जो हमारी जोना पेलिसूडा है, जो हमारी एग, जो ओवम की सराउंडिंग लेयर होती है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसने क्या किया, एक्रोसोम ने उसको ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ, स्पर्म अंदर चला गया, एग के पास चला गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। फिर लास्ट में क्या होता है, इसके पास एक, मतलब जो ये इसका हेड होता है, ये क्या करता है, हेड जो है अपना सर्टोली सेल्स को दे देता है। अब ये सर्टोली सेल्स कौन से हैं ये देख लेते हैं एक बार, कि सर्टोली सेल्स कौन से हैं हमारे पास। ये मैंने प्रीवियस उसमें दिखाया है सर्टोली सेल्स, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये वाले सेल्स जो हैं, ये सर्टोली सेल्स, ये वाले सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी डार्क ब्लू वाले सेल्स हैं ये हैं हमारे सर्टोली सेल्स। ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनका काम है कुछ दोगे तो मैं कुछ मैं लूंगा तभी मैं तुम्हारा बेनिफिट करूंगा, ठीक है। बहुत ये मतलबी है, सेल्फिश है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये स्पर्म से उसके हेड का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और लेने के बाद स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्पर्म का
कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद स्पर्म फिर एक्टिव होके कंप्लीट एक्टिव होके बाहर निकलता है ट्यूबुल से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ द या मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म का। तो स्पर्म के पास अपनी एक हेड होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना एक्रोसोम, एक्रोसोम देखिए एकदम टॉप ऑफ द हेड पे सिचुएटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए पर डे 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं भाई, तभी तो इतने सारे स्पर्म बनते हैं, सोचिए। ठीक है, फंक्शन इनका क्या है, रिप्रोडक्शन करना है। और कैसे रिप्रोडक्शन करना है, ओवम को फर्टिलाइज करके रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए इनका। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्होंने बोला है, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। हेड पोर्शन में इनके पास एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है, डीजनरेट करता है। किसको डीजनरेट करता है, जोना पेलिस्यूडा को डीजनरेट करता है। जोना पेलिस्यूडा क्या है, वो ओवम के आसपास की सराउंडिंग लेयर होती है जिसको डीजनरेट करके स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको मुझे नहीं लगता बताने की कोई जरूरत है, सभी जानते हैं न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। सेंट्रियोल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है सेंट्रियोल्स, है ना, ये सेंट्रियोल है। तो ये सेंट्रियोल क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे टेल बनाने में भी हेल्प करता है, नेक और टेल वगैरह बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, देन फिर आ जाते हैं हमारी नेक। तो नेक में क्या होता है, नेक एक कनेक्शन का काम करती है। किसके साथ कनेक्शन कर रही है, ये कनेक्शन कर रही है हमारे मिडिल पीस और हेड के बीच का एक कनेक्शन बना रही है। मिडिल पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम सब जानते हैं कि ये एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इससे स्पर्म को पावर मिलती है कि वो कहीं भी जा सके पावर यूज करके। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रिंसिपल पीस। तो प्रिंसिपल पीस एक सबसे लॉन्गेस्ट पीस होता है, किसका, टेल का लॉन्गेस्ट पीस होता है और ये मोटाइल मतलब मूव करने में हेल्प करता है। लास्ट में आ जाता है हमारा एंड पीस। तो एंड पीस एक टिप ऑफ द टेल होता है। ठीक है, और ये एंड पॉइंट पे होता है, इसका भी सेम फंक्शन होता है कि ये मूव करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म या मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो you can ask me in a comment box. If you have any doubt, you can ask me professionally, personally, whatever you want. So thank you so much and have a nice day.